तो हेलो एवरीवन, आइए हम लोग डिस्कस करें ZTS 8। ओके, तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अब देखिए सर्किल की बात हो रही है, ठीक, और सर्किल में रेडियस दे रखी है। रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड कितना दिया है 0.2 पाई, ठीक है, और एसलेशन पूछ रहा है। तो यहां पर एसलेशन का क्या फॉर्मूला होगा, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इंटू आर। तो ए कितना मिलेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी इंटू आर। आ गया। अब आप यहां से सॉल्व कर लें तो वैल्यू आ जाएगी 4, और यहां पर करेंगे क्या, ये टी स्क्वायर हो गए ना, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। टी का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.04 पाई स्क्वायर, और आर कितना है 5 सेंटीमीटर 10 टू दी पावर -2। क्लियर है कि नहीं। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, ये आपका पाई स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। अब आपको यहां से क्या मिला, देखिए ये 0.04 है तो ये 10 टू दी पावर -2 मिलेगा। 4 से 4 कट गया, ये आपको मिला 5, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो फॉर्मूला कौन सा लगाया, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर लगाया। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इंटू आर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज with an initial velocity of 20 meter per second. If g equals to 10 meter per second square, the range of the missile is. मिसाइल की रेंज पूछ रहा है कितनी होगी, ठीक। तो इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है। इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है, और मैक्सिमम रेंज के लिए तो रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अगर मैक्सिमम करेंगे तो साइन 2 थीटा 1 आएगा, तो ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। अब यहां पर क्या मिलेगा, यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400 अपॉन 10, तो ये आएगा 40 मीटर। क्लियर है कि नहीं, दैट इज 40 मीटर, ठीक। यहां पर जो फायर किया गया है इसको मैक्सिमम रेंज के लिए किया गया है। यहां पर u का स्क्वायर कर दो ना, u कितना दे रखा है 20, 20 का स्क्वायर 400, g से आप डिवाइड कर दो। क्लियर। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट थर्ड, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें देखिए क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 4h अपॉन आर। आर और एच इक्वल है तो टेन थीटा इक्वल्स टू 4, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4। थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स 4। और उसके बाद आइए, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप। द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इज। ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है वो हमको पता करनी है। ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग होता है पाथ, समझ रहे हैं आप। ट्रेजेक्ट्री का क्या मीनिंग होता है, पाथ। ट्रेजेक्ट्री मींस पाथ। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आई कैप प्लस 2j कैप। अब ये देखो यहां पर आपको क्या है, ux मिल गया 1 और uy मिल गया 2। क्लियर है, ux मिल गया 1 और uy मिल गया 2। अब क्या लगा देंगे भाई, यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक।
क्या करेंगे, टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा हो गया यू आई अपॉन यू एक्स 2/1, रख दो यहां से, ये आ गया 2 इंटू एक्स माइनस हाफ जी हो गया 10, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1, तो ये आ जाएगा 5। तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये वैल्यू। ठीक, अगला देखिए, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज। इनर्शिया क्या होती है, ये वो प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगला देखिए, बॉल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। दिस मीन्स दैट, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है और वो यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन कर रही, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, कभी भी ध्यान रखिए, अगर ट्रांसलेटरी मोशन है मतलब वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो क्या हो गया, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉल हैव द सेम वेलोसिटी, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। ठीक, थर्ड आंसर। अब इसके बाद आइए, व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी, इसका क्या मतलब है, अगर बॉडी रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, तो जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबका सम क्या होगा, 0। द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बैलेंसेज ईच अदर। क्लियर है। अब इसके बाद आइए एट्थ, द रिलेशन एफ इक्वल टू एम ए कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ इफ। क्लियर है। अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, एफ इक्वल टू एम ए हम डिड्यूस कब नहीं कर सकते, ये तब नहीं कर सकते बेटा जब मास वेरिएबल होगा। मतलब एफ इक्वल टू एम ए जो न्यूटन का लॉ है वो हमेशा ध्यान रखिए कांस्टेंट मास वाले सिस्टम के लिए दिया गया है। अगर वेरिएबल मास सिस्टम है तो ये नहीं लगता है। क्लियर है। तो आंसर कौन सा हो गया, मास डिपेंड्स अपॉन टाइम। अगला देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, पहला, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। ये सारे तीनों लॉज जो हैं एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है, तो बचा फोर्थ। अब ये फोर्थ है क्या, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट अ लोकल लॉ। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में कौन सा सेंटेंस गलत है, तो आंसर आपका फोर्थ हो गया। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट रिगार्डिंग अ स्टेशनरी बॉडी। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। आंसर सेकेंड। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, बॉडी ऑफ मास 0.4 kg स्टार्टिंग एट ओरिजन t इक्वल टू 0 with speed of 10 meter per second in the positive x axis, f equal to 8 Newton towards negative x direction, position of body after 25 second। यही तो है, मास दिया है 0.4 kg, वेलोसिटी 10, वेलोसिटी इधर है, फोर्स उल्टा लग रहा है। अगर उल्टा फोर्स लग रहा है तो देखो रिटार्डेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर ये रिटार्डेशन है तो देखो पहले ये देखो वेलोसिटी 0 कहाँ हो रही है, तो t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर कहाँ हो रही है, 0.5। तो देखो ये 0.5 सेकेंड गया, 0.5 वापस आया, तो 1 सेकेंड तो ये खत्म हो गया और बचा 24 सेकेंड। तो 24 में क्या हो गया बेटा, 240, ये हो गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा दो यहाँ से। अब ये देखो 240 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए 6000 मीटर, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो आंसर हो गया -6000। अगला देखिए, 10 1 rupee coins are put on the top of each other on a table. Each coin has a mass m. The reaction of the sixth coin on the seventh. 6 और 7 के बीच की रिएक्शन पूछ रहा है। कहाँ पूछ रहा है ये, क्वाइन एक के ऊपर एक रखे हैं तो 6 और 7 के बीच में पूछ रहा है। तो नीचे 6, ऊपर क्या है 7। क्लियर है। काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, नीचे से काउंट करना है, नीचे से काउंट करना है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10 ऐसे है। ये देख 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 हो गए, नीचे आपका आ गया 6m और ऊपर आ गया 3m ना, सॉरी 4m, ऊपर 4m, नीचे 6 हो गए तो नीचे 6m, ऊपर हो गया 4m। तो इनके बीच की जो रिएक्शन आएगी ऊपर वाले मास की वजह से आएगी, तो आंसर होगा 4mg। ठीक, ठीक है। अगला देखिए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द गिवन कोड। डेफिनीशन ऑफ फोर्स, डेफिनीशन ऑफ जो फोर्स है वो आपको कहाँ से मिलेगी बताइए। फोर्स की जो डेफिनीशन है वो आपको एक्सटर्नल इंटरनल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कहाँ से मिलेगी बताओ। ये आपको मिलने वाली है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। उसके बाद मेजर ऑफ फोर्स न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलने वाला है। तो ए का एस हो गया और बी का आर हो गया, ये तो पता ही चल गया। और ये आंसर आपका थर्ड देखो दिख रहा है। सी क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको पता चलेगा इम्पल्स से, हम बता चुके हैं। इम्पल्स का मतलब फोर्स का इफेक्ट बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। डी क्या है, डी है रिक्वाइलिंग ऑफ गन, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक, अगला देखिए, 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस 1 न्यूटन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्टिंग अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ऑन अ बॉडी। क्लियर है। अब देखो 3 फोर्स हैं, एक 1 न्यूटन है, एक 2 न्यूटन है और एक क्या है यहाँ पर 3 न्यूटन है। क्लियर है। और डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक 1 न्यूटन का है, एक 2 न्यूटन का, एक 3 न्यूटन का है। अब इनको मिला करके क्या वो ज़ीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये जीरो तभी हो सकता है जब 1 न्यूटन 2 न्यूटन एक तरफ चले जाएं और जो 3 न्यूटन हमारा है वो उल्टी तरफ चला जाए। क्यों? तभी हो सकता है। मतलब ये दो फोर्स हमारे एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए कि नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है बताइए, नहीं हो सकता। क्यों? डिफरेंट डायरेक्शन, कैन नॉट कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। आ रहा समझ में? अगर मान लीजिए ये 1 न्यूटन 2 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में है तब तो हो सकता है। अगला देखो, फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन केप्ट इन द बॉक्स ऑफ मास 30 kg। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम द पुली। ठीक है, बॉक्स इज हैंगिंग, पुली सीलिंग इतना, द अदर एंड इतना। द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, वेट शोन बाय द मशीन इज। मशीन ने कितना वेट शो किया होगा ये पूछा जा रहा है। क्लियर है। अब ये देखिए, ये यहां पर बॉक्स है, क्लियर, और ये यहां पर क्या हो गया, ऐसे इसको पकड़ रखा है, यहां पर ऐसे पकड़ा है, आदमी यहां खड़ा हुआ है। ठीक, और ये खड़ा हुआ है एक वेइंग मशीन के ऊपर। ठीक, अब सबसे पहली बात तो ये कितना फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स मान लीजिए F लगा रहा है, ऊपर की तरफ T है, तो F बराबर T। क्लियर है, F बराबर T। और यहाँ देखो ये T हो गया, ये T हो गया, और ऊपर की तरफ फोर्स जो लगेगा वो 2T लगेगा। क्यों लगेगा? और ये जो 2T हो गया भाई, 2T बराबर कितना हो गया, टोटल आ जाएगा 50 + 30 × G। ये कितना हो जाएगा 80G आएगा। तो T कितना निकलेगा बताओ, 40G आएगा कि नहीं? T कितना निकलेगा बताओ, 40G आ जाएगा, आएगा। अब ये देख, यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नीचे की तरफ इसका mg लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और जितना फोर्स ये नीचे लगेगा उतना इसमें ऊपर लगा दो, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस फोर्स बराबर mg। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी mg - f। तो mg कितना हो गया, mg हमारा 50 है तो 500 न्यूटन आएगा, ये 40G यानी कि 400 आएगा। तो आंसर बचेगा 100। कितने न्यूटन बचने वाला है? 100 न्यूटन बचने वाला है। ठीक, फिर से समझ लो, जितना फोर्स आप नीचे लगाएंगे उतना ऊपर आपको रिएक्शन हेल्प मिलेगी। ये देख रहे ऊपर की तरफ, तो जितना नीचे उतना ऊपर, इन दोनों को ऐड करके और इसके बराबर कर दो। ठीक, अगला देखिए, A block of mass 5 kg is suspended by a massless rope of length 2 meter from the ceiling. Force of 50 Newton is applied in the horizontal direction, midpoint पे है।
क्या पूछ रहा है, एंगल, तो मिड पॉइंट है तो 45 डिग्री का एंगल होगा, 50 न्यूटन उधर है, 50 न्यूटन इधर है, ठीक है। दोनों तरफ के फोर्स क्या होंगे, बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एंगल अगर बराबर है तो इसका मतलब है दोनों तरफ के फोर्स बराबर है, इसका मतलब एंगल हमारा 45 डिग्री आएगा। अगला देखिए सेम क्वेश्चन, देखो यहां भी आ गया, एंगल बराबर, दोनों तरफ के टेंशन सेम। ये देखो यहां पर एक पुली है, एक पुली यहां है, ये देखो ये मास ऐसे लटका हुआ है, ये √2 mg है, एक टेंशन इधर है, एक टेंशन इधर है, ये थीटा, ये थीटा, क्लियर है। ये हमारा 2t cos थीटा हो गया, ये कौन है, t sin थीटा, ये कौन है, t sin थीटा, कैंसिल है, तो 2t cos थीटा बराबर है √2 mg है कि नहीं, क्लियर। अब इधर क्या हो रहा है, ये हमारा टेंशन कितना है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ mg है, लगा दो, ये आएगा 2 mg cos थीटा और √2 mg, mg mg कट गया तो cos थीटा कितना मिला, 1/√2, तो थीटा कितना मिला, 45 डिग्री, आंसर, ठीक। ये वैल्यू आ जाएगी इसमें, हो गया। दोनों 45 डिग्री हो गए, क्यों। अब इसके बाद आइए 17 के बाद 18। अब ये देखो इसमें क्या कह रहा है, एक तरफ 1 kg, एक तरफ 5 kg, कह रहा रीडिंग बतानी स्प्रिंग बैलेंस की, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये देखो यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस यहाँ लगा है, पुली यहाँ है, एक तरफ 1 kg का मास है, एक तरफ कितने kg का है, 5 kg का मास है, इसकी रीडिंग 2t होगी, तो टेंशन का फॉर्मूला लगा लो, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। ये कितना मिलेगा, 2 × 1 × 5 अपॉन 6 × g, ये आ जाएगा कितना, 5g अपॉन 3, इसका डबल मतलब क्या होगा, 10g अपॉन 3, इसका अगर डबल करेंगे तो ये आएगा 10g अपॉन 3 आ जाएगा कि नहीं। तो आंसर हो गया नन ऑफ दिस, आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस, ठीक। अगला देखिए, इन्होंने कहा है कि 3 इक्वल मास हैं और इसमें बताइए एसलेशन कितना होगा बी और सी के बीच में, व्हाट इज द एसलेशन बिटवीन बी एंड सी, ये तो इसमें क्या होगा, बी और सी के बीच का क्या पूछ रहा है, टेंशन। ये देखो ये पुली है, एक मास इधर है, एक मास इधर, एक मास इधर है ना, और तीनों मास एक जैसे हैं, ये बी है, ये सी है, ठीक। तीनों मास 2 kg हैं, तो पहले तो ए निकाल लो, ए निकल आएगा देखो g अपॉन 3, क्यों भाई, एक तरफ 2m एक तरफ m, तो 2m माइनस m कर दो, अपॉन क्या कर दो 3m, तो ये तुम्हारा निकल आया कितना, ये निकल आया g अपॉन 3, क्लियर हुआ कि नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टेंशन निकालना है, तो t नीचे की तरफ mg और नीचे की तरफ है, तो ये क्या मिलेगा, mg माइनस टी बराबर m है, तो t बराबर mg माइनस m है, तो सॉल्व कर लो तो ये आएगा 2mg/3, समझ में आ रहा है, वैल्यू रख करके आंसर निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू है, ओके, तो ये आपका आंसर यहां से निकल आएगा। अगला देखो 23 blocks are connected as shown in figure on horizontal frictionless table if m1 1 kg, m2 8 kg, m3 27, t2 आपका t3 जो है 36, तो t2 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2। ये देख, अब यहां पर क्या है कि 3 मासेस हैं, 1 2 और ये 3, यहां पर 36 न्यूटन है, ये कितना मास है 1 8 और ये कितना है 27, तो पहले तो ए निकाल लो, ए निकलेगा 36 अपॉन ये भी 36, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक।
अब टेंशन वो पूछ रहा है T2, T2 कहाँ पर है बच्चा, यहाँ पर, ये T2 पूछ रहा है, तो दोनों को साथ में मिला दो, T2 आएगा 9 इंटू ए, तो 9 इंटू 1, आंसर 9 न्यूटन। ठीक, ये आंसर। अब उसके बाद आइए 21, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ डिस्टेंस आर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के होता है, बी का आपको फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई अपॉन आर, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोट-सैवर्ट्स लॉ, क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर। क्लियर है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो वो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट होता है। ठीक है, करंट हो गया, लेंथ हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये गलत है। तो आंसर आपका थर्ड इसमें सही है। अगला 23, अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग रिलेटिव परमिएबिलिटी 2, देन फाइंड द करेक्ट बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन दिस मीडियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कहा है कि एक ऐसा मीडियम है जहां पर आपने क्या रख रखा है, बोलो परमिएबिलिटी वहां पर 2 है, देन फाइंड द करेक्ट बायोट-सैवर्ट्स लॉ। क्लियर है। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लगा सकते हैं आप। देखो हम लोगों ने बात की थी कि अगर क्या हो जाए क्रॉस प्रोडक्ट में आर वेक्टर है तो नीचे आर क्यूब लगा होता है, तो आपको ये देना ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि नीचे क्या है, बोलो आर क्यूब जो है वहाँ पर रखना है। क्लियर है कि नहीं, वहाँ पर हमको क्या रखना है बताओ, आर क्यूब रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 2 से तो मल्टीप्लाई होना ही होना है, ठीक है ना, क्योंकि परमिएबिलिटी कितनी दे रखी है 2, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, फोर्थ वाला आ गया। अगला, द डैश लॉ इज एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय करंट कैरिंग वायर, आंसर बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अगला, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरिंग स्टेडी करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रिपीट हो गया। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी प्रोड्यूस्ड बाय करंट एलिमेंट डीएल एट डिस्टेंस आर एज्यूमिंग दैट करंट आई फ्लो थ्रू द एलिमेंट, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर की पावर 3, आंसर आपका थर्ड। अब उसके बाद क्या हो रहा है, करेक्ट बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज इन द फॉर्म, सेम क्वेश्चन अगेन, वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायोट-सैवर्ट लॉ इज, ठीक, अगेन इट इज सेम। अगला देखिए, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट पासिंग थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर व्हेन विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। तो देखिए अगर करंट कैरिंग वायर है तो जितना करंट बढ़ाओगे फील्ड उतना बढ़ता है, तो आंसर हो गया फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। दूसरा, बायोट-सैवर्ट लॉ डील्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो गलत है भाई साहब। बायोट-सैवर्ट्स लॉ किससे डील करता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट। क्लियर, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 एंड 3, तो आंसर थर्ड। अगला, अ चार्ज इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद स्पीड v इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड b, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज। तो कैसे निकालें भाई, स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है q अपॉन m। क्लियर, स्पेसिफिक चार्ज होता है q अपॉन m, तो रेडियस का फॉर्मूला है mv अपॉन qb। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, तो यहाँ से q अपॉन m निकालोगे तो कितना आ जाएगा, v अपॉन आर बी आएगा कि नहीं आएगा। अगला 32, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर थ्रोन नॉर्मली इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम मोमेंटम, देन रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इन देयर सर्कुलर पाथ। कौन कौन है बेटा, ये है आपका प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इसका चार्ज ई, इसका 2e, m 4m, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास अपॉन क्यू बी, यही तो आएगा। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m और अपॉन q, तो आर पी अपॉन आर एल्फा
बराबर अंडर रूट ऑफ m अपॉन 4m, ये चार्ज 2e अपॉन ई, यही तो आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्यों, यहाँ पर क्या करोगे बताओ, मास किसका है, यहाँ पर इन्होंने मास जो लिया है, हाँ जो मास है सेम मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम सेम है, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सेम मोमेंटम है तो एम वी अपॉन क्यू वी, ये हो जाए, सेम मोमेंटम है तो एम वी अपॉन क्यू वी। तो यहाँ पर मोमेंटम को अगर सेम कर दे तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, आंसर फर्स्ट। अगला देखो, ये क्या कह रहा, प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब परपेंडिकुलर, स्पीड ऑफ प्रोटोन इज 2 टाइम दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेशियो ऑफ देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है। मास और चार्ज देख लो, आंसर आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। ये देखो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और इनवर्सली प्रोपोर्शनल Q के, बात खत्म, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1:2। अगला देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल बीइंग एसिलेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर्स परपेंडिकुलरली। तो देखो अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो आर का फॉर्मूला होता है, देखो अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास अपॉन क्यू बी है, तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ 2 क्यू वी एम अपॉन क्यू बी है, तो ये आएगा 1 अपॉन बी अंडर रूट ऑफ 2 वी एम अपॉन क्यू है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियस किसकी, बोलो प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल 3 है। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इन 3 को हमें लेना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पर कि इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। नहीं, क्वेश्चन दूसरा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ठीक। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल आफ्टर बीइंग एसिलेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर्स परपेंडिकुलरली इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन दे कम आउट। सुनो, काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने के बाद तो बदलती नहीं, तो पहले की ले लो, और जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी वो क्यूवी के बराबर होगी, बात खत्म है ना, क्यूवी के बराबर होगी, तो जो चार्ज का रेशियो है वही लेंगे, 1:1:2, ठीक। 35, a charged particle enters a region of uniform magnetic field at an angle theta less than 90 to the field, the path of the particle is। तो देखो अगर थीटा 90 से कम है तो हेलिकल पाथ होगा, पाथ विल बी हेलिक्स, ठीक। आंसर आपका फोर्थ, एग्जैक्टली 90 होता तो सर्कुलर। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन 36, अ चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड इफ इट एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ देन द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी टुवर्ड्स। अब देखो पार्टिकल कहाँ है, मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर जा रहा है पार्टिकल, पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना, लेकिन निगेटिव है तो पार्टिकल नीचे, साउथ की तरफ, फील्ड कहाँ है, साउथ की तरफ, साउथ मान लो ऐसे हमारी तरफ, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगा, ये देखो ऐसे, ये देख रहे हो, ये कौन हो गया फील्ड, ये कौन हो गया, बोलो मोशन, निगेटिव चार्ज है तो नीचे इधर की तरफ फोर्स लगा, तो ये वेस्ट वो उधर ईस्ट, तो आंसर हमारा वेस्ट। अगला देखो, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड b विद वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन। पार्टिकल है, पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है अभी मैंने बताया था 2 पाई m अपॉन क्यू बी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता v। अगला देखिए, न्यूट्रॉन ऑफ मास m एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखो बेटा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल अगर पार्टिकल है तो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और स्ट्रेट लाइन पाथ की रेडियस इनफाइनाइट होती है, ठीक। तो आंसर थर्ड। अगला, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम मैग्नेटिक फील्ड, देन रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ पाथ टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ में आ रहा, इनमें बोला गया स्टार्टेड मूविंग इन यूनिफॉर्म में सेम मैग्नीट्यूड है ना, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पर वेलोसिटी का होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको
उस हिसाब से रेशियो निकल आएगा, ठीक है ना, ये चीज। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 40। A proton started moving with a speed v normal to a uniform magnetic field, time period t है. When another proton enters, starts moving with speed to v normal to the same uniform magnetic field, its new time period of revolution will be. तो आंसर इसका भी t आएगा, क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो आंसर इसका भी t आएगा। अगला देखो, a body of mass m1 exerts a force on another body b of mass m2 if acceleration of b be a2 then acceleration of a is, ठीक। तो क्या हो गया, यहां पर जो फोर्स लग रहा है ना, यहां पर बॉडी ए मास m1 एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी ऑफ मास m2। तो देखो दोनों पर फोर्स तो बराबर आएंगे, क्लियर है। m1 ने किस पर लगाया, m2 पर लगाया। ये देखो ये डायग्राम है, ये m1 है, ये हमारा m2 है, इसने इस पर लगाया, क्लियर है। और ये किस एसलेशन से मूव कर रहा है, बोलो a2 से कर रहा है। तो ये फोर्स लगाया कितना है, ये फोर्स लगाया है m2 a2 लगाया है ना, और अपॉन a1 कर दो तो ये क्या निकल आएगा बताओ, एसलेशन जो है a1 निकालना है, तो m2 a2 अपॉन m1 कर दो, बात खत्म। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स उधर लगेगा उतना इधर लगेगा, ये आंसर। अगला देखो, फोर्स टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ बॉडी इज शोन इन द फिगर, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिटवीन 0 and 10 सेकेंड, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे बच्चा, एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें ग्राफ क्या बना हुआ है, ये देखो फोर्स है, ये कौन है, एक्स है। अब ये देखो ये ग्राफ ऐसे बना, कहाँ से शुरुआत हो रहा है, ठीक है ना, ये ग्राफ ऐसे बना है, और ये किनका कहना है कि फोर्स टाइम ग्राफ है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिटवीन 0 and 10 सेकेंड, 0 और 10 सेकेंड के बीच में क्या है, कितना होगा। ये देखो 0 से ग्राफ गया है, ये ग्राफ जो गया है 0 से गया है ऐसे, और फिर ये नीचे आकर के ऐसे, ये है, ये देखो 0.5 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, बोलो, ये हमारा जो हो गया 8 हो गया, और ये हमारा 10 हो गया है, ठीक। ये टाइम है सेकेंड में। अब देखो इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। तो जो इम्पल्स होता है वो एरिया ऑफ ft ग्राफ, फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया, ठीक। निकाल लो एरिया, इसका कितना हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, ये 4 आया। इसका कितना मिला, 0.5 इंटू ये 2 यानी कि 1 हुआ, तो ये माइनस का हो गया 1, और ये किसका हो गया, प्लस का 4, तो बचा 4 माइनस 1 तो 3 बचा, ठीक आंसर। अगला देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, 2 फोर्सेज F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, एक्टिंग ऑन द बॉडी इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 and 60, द रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऑन द बॉडी विल बी, कितनी रिएक्शन होगी, तो यहां देख लिया जाए भाई। ये देखो यहां पर क्या है, ये 2 kg का मास है, इधर जो फोर्स लग रहा है ये 60 डिग्री पे लग रहा है, ये फोर्स हमारा 60 है, और इधर जो फोर्स लग रहा है ये हमारा कितना लग रहा है, ठीक है ना, ये जो F1 लग रहा है ये 20 का लग रहा है ना, ये हमारा 20 का लग रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये F2 का वैल्यू नहीं दिया है इसमें, ठीक है ना, तो ये F2 आ गया। ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 30, ठीक। अब ये नीचे की तरफ 2G आ गया। अब ये कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन बताइए, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ये देखो ऊपर की तरफ फोर्स कितना हो गया 20, और ये आएगा साइन 30 आया, ये देखो ये ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, ये F2 और साइन 60 आ जाएगा। इधर की तरफ क्या होगा, ये वैल्यू दी नहीं अभी, ये आएगा 20 और कितना cos 30, और ये कितना हो गया, ये देखो ये आया F2 cos 60, हो गया कि नहीं हो गया।
अब ये देखो, पहले तो इन दोनों को बराबर कर लो, तो 20 cos 30 हो गया √3/2, F2 cos 60 जो है 1/2, 2 कट गया, तो F2 मिल गया 20√3। अब ये देखो, ये आ गया 20√3 sin 60 √3/2, तो 2 कट गया तो 10, ये कितने न्यूटन आ गया 30 आया, ये कितने न्यूटन आ गया देखो, ये तुम्हारा 30 न्यूटन है और ये तुम्हारा कितने न्यूटन है 10 न्यूटन है। अब देख रहे हो ऊपर की तरफ फोर्स जो है ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0। क्लियर, ये है। अगला देखिए, अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं तब समझ में आएगा। ये m, ठीक। अब ये देखो, यहां पर ये नीचे की तरफ लगेगा mg, लगा, ये देखो ये टेंशन होगा, तो ये टेंशन वाला जो है नीचे लगेगा, एक टेंशन इधर और इसका मास mg नीचे लग गया। तो अब ये देखो, यहाँ पर जो फोर्स लगे, इधर लगा T यानी कि mg हो गया, इधर लगा T प्लस स्मॉल mg, तो ये आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल mg आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब यहाँ देखो, इनका रिजल्टेंट निकाल लिया जाए, तो ये कितना हो गया, F बराबर √, कितना, ये आया mg का स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस mg का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, g बाहर ले लेना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4th, कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर। ये देखो g आ गया बाहर, √, क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस m का स्क्वायर, ये वैल्यू, ये आंसर। With what acceleration A should the box of figure moving up so that the block of mass m exerts a force 7 mg/4 on the floor of the box। ये देखिए 45 वाले में ये पूरा का पूरा बॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और इसका जो एसलेशन है वो कितना है ये निकालना है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, mg हो रहा है, और नीचे की तरफ ma भी आ जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा m इंटू जी प्लस ए, यही तो आएगा कि नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना दिया है 7 और mg/4 दिया है, ये आएगा mg प्लस ए, mm कट गया, 7g/4, क्लियर है कि नहीं। अब इक्वल टू कितना हो गया, g प्लस ए, तो ए इक्वल टू आया 7g/4 माइनस g, तो आंसर 3g/4 आ जाएगा, ठीक, ये वैल्यू। अगला देखो, हो गया, लिफ्ट ऊपर जाए तो g प्लस है, क्यों, और लिफ्ट अगर नीचे आए तो g माइनस है, यही तो होता है कि नहीं होता। 46 वाले में बहुत आसान है, क्या कि एक तरफ जो मास है वो आपका कितना है, ये m दिया है, और दूसरी तरफ का जो मास है वो 2m दिया है, a इसका कितना आएगा बताओ, ये आएगा 2m माइनस m g/3m, तो a का फॉर्मूला है g/3, क्लियर। अच्छा, दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में केवल हम लोग फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, ये देख, ये फोर्स ऊपर लगा, नीचे mg, तो a निकलेगा F माइनस mg/m, क्यों, तो F क्या निकलेगा बच्चा, यहाँ से F दिया है 2mg माइनस mg/m, तो ये आ गया g। तो दूसरी बार का जो एसलेशन है वो 3 गुना है इसका, ये देखो g आ रहा है, ये g/3 आ रहा है, तो जो b वाला एसलेशन है उसका 1/3 करोगे तो 1 का, यानी कि आंसर 3rd, ठीक। अगला देखो 47,
47 में क्या है कि एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक, और ऊपर की तरफ का जो एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये टेंशन ऊपर टी दिया है, नीचे टी डैश दिया है, टी और टी डैश की वैल्यू पूछ रहा है। ऊपर वाला मास 2 है, नीचे वाला 4 है। ये देखो ये आया 4g ऊपर की तरफ है, तो टी डैश माइनस 4g 4a, यहाँ ले जाओ तो टी डैश बराबर 8 और आ जाएगा कितना g प्लस ए, ले लो यहाँ से 8 है ना, और यहाँ से क्या करोगे बताओ, g प्लस ए ले लो, तो g आप जो है यहाँ से वैल्यू ले लो। देखो ये हमारा देखो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, ये लग रहा है टी डैश, नीचे कितना लग रहा है 4g, ऊपर की तरफ 4a, तो टी डैश बराबर 4g प्लस 4a, ऐड कर दो वैल्यू आ जाएगी, है ना। आगे कि नहीं आगे? अच्छा ऊपर वाला और ऊपर वाला जाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, है ना, और ऊपर वाले में जाओगे ये t माइनस 2g माइनस टी डैश इज इक्वल टू 2a, तो t इक्वल टू सबको उधर ले आओ, तो 2g प्लस 2a प्लस टी डैश, तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक, ये आंसर। ओके, अब इसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, हो गया। अगला देखो, फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B एंड बिटवीन B एंड C इज रिस्पेक्टिवली, ठीक। ये देख ये 3 मास हैं, 1 2 3, ये M हो गया, ये 2M हो गया, ये 4M हो गया, A B और C, यहाँ से फोर्स लगाया गया है, ठीक है। तो अब कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में पूछ रहा है और इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, ये मान लो F1 है, यहाँ पर F2 है, तो जो F1 निकलेगा टोटल फोर्स अपॉन 4 2 6 7 7M, ये हो गया एक्सेलरेशन, इनटू ये दोनों जो बच रहे हैं 6M, तो आंसर आएगा 6F अपॉन 7। पहला देखो रूल क्या होता है, एक्सेलरेशन निकाल लो, ठीक, और जितना मास ये आगे बचता है यहाँ पे निकालना है ना, इसके बाद में कितना मास बच रहा है, ये और ये दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप दूसरा निकाल लो, इसके बाद कौन सा मास बच रहा है 4M, तो F2 क्या मिलेगा 4M इंटू ए, तो ये आएगा 4M और ए की जगह F अपॉन 7M कैंसिल, ठीक। अगला देखिए, अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी इतनी, एक्सेलरेशन इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप, ए कितना दिया है 0.3i कैप प्लस 0.2 j कैप। अब ये देखो v का x कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, देखो है ना, ये लगा दो ux प्लस ax इंटू टी, तो ux कितना है 2 प्लस 0.3 इंटू टी 10, तो 5 आया। इधर आ जाओ vy, तो ये कितना हो गया 3 प्लस ये कितना हो गया 0.2 इंटू 10, तो ये 5, तो आंसर कितना हो गया v इक्वल टू 5√2 आ गया कि नहीं, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आंसर हो गया। अगला देखो, फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज, 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन T1 T2, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो T1 T2 प्रोपोर्शनल टू R होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू R। ओके, तो ये क्वेश्चन है, जो थोड़ा बहुत गलतियां हैं वो आपको करेक्शन करा दी जाएंगी, और उसके अलावा कोई डाउट है तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।